अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। अभी हम कह रहे थे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये हायर एजुकेशन के लिए इसके बिना मैथ बनेगा ही नहीं, इसलिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी बोलेंगे तो मैथ का रीड है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं कैलकुलस से। अभी के ज़माना में ये कैलकुलस हट गया है, लेकिन हम लोग कैलकुलस से ही पढ़ाई स्टार्ट हुआ था। कैलकुलस का दो पार्ट होता है। पहला पार्ट, ये पहला पार्ट होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, और दूसरा पार्ट होता है इसका इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। और ये हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि ये डिफरेंशियल कैलकुलस हम लोग क्या पढ़े, को बता सकता है? बच्चा भूल जाता बहुत जल्दी। डिफरेंशियल कैलकुलस एक्चुअल है क्या, कौन बताएगा? बहुत छोटा सा आंसर है। डिफरेंशियल कैलकुलस एक्चुअल है क्या, जल्दी बताओ, बहुत ही आसान है। स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स at each point of a given function, और वो फंक्शन क्या होता है? y बराबर fx। समझ में आता है सब? ये इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा में ये जिक्र हमेशा हुआ है। स्लोप्स ऑफ टेंजेंट, प्रत्येक पॉइंट में हम लोग स्लोप खींच सकते हैं, टेंजेंट खींच सकते हैं, और वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो उससे हमको उस टेंजेंट का क्या मिल जाएगा? स्लोप। और वही क्या बनता है? dy बाय डी एक्स। इसका मतलब जो dy बाय डी एक्स हम लोग निकालते हैं वो एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, वो टेंजेंट का क्या होता है? स्लोप होता है, ठीक है। अब इस साइड चलते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस। अब इंटीग्रल कैलकुलस का दो पार्ट है। इसका कितने पार्ट है? दो पार्ट। बहुत मजेदार टॉपिक है ये, और आंख से दिखाई देगा, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस का दो पार्ट है, एक इनडिफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। दूसरा डिफिनिट इंटीग्रल। अब ये टॉपिक, ये दोनों टॉपिक ही हम लोग को पढ़ना है, जिसका नाम इंटीग्रल कैलकुलस हुआ, जिसको बाद में हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये दोनों टॉपिक इंडेफिनिट और डिफिनिट का मतलब क्या है, जो यहाँ भी हम बताएंगे। ये सब बहुत ही कम मतलब पता रहता है बच्चे को, ठीक है। अब ये नाम से पता चल रहा है, देखना ध्यान से। जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस, बहुत बच्चे को मालूम नहीं है कि dy बाय डी एक्स निकालते तो वो एक्चुअल में होता है क्या। बहुत 99 बच्चे को मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग सीख गए ना कि ये जो dy बाय डी एक्स होता है वो किसी खास पॉइंट पर टेंजेंट का क्या कहलाता है? वो स्लोप कहलाता है, ठीक है। उसी तरह अब ये इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या है और ये डेफिनिट इंटीग्रल क्या है, बहुत मजेदार टॉपिक है। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इनडेफिनिट का मतलब क्या हुआ। डेफिनिट का मतलब निश्चित, इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। उसी तरह यहाँ डेफिनिट, इसका मतलब ये हुआ ये अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनंत हो सकते हैं। और वो अनंत कैसे आएगा अभी हम लोग तुरंत पढ़ेंगे, ठीक। उसी तरह यहाँ डेफिनिट मतलब इसका डेफिनिट का मतलब क्या है? एक आंसर, केवल
एक। अब वो कैसे होगा तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब ये इंडिफिनिट इंटीग्रल सर क्या बतलाता है हमको, ये इंडिफिनिट इंटीग्रल हमको क्या बतलाता है? तो ये इंडिफिनिट इंटीग्रल किसे कहते हैं? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑल एंटी डेरिवेटिव। देखना ध्यान से, एंटी डेरिवेटिव ऑफ, या इसी का दूसरा नाम है, एंटी डेरिवेटिव को हम लोग दूसरा नाम से कहते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव उसी का नाम है द ओरिजिनल फंक्शन। अब ओरिजिनल फंक्शन को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, तुम लोग भूल गया होगा, और द फैमिली ऑफ कर्व्स। द फैमिली ऑफ कर्व्स। अब ये इंटीग्रल कैलकुलस का दो भाग है। पहला इंडिफिनिट इंटीग्रल, दूसरा डिफिनिट इंटीग्रल। अब इनडेफिनिट इंटीग्रल किसको कहेंगे? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव, या ऑल लिख देना, ऑल एंटी डेरिवेटिव, और इसी का नाम है प्रिमिटिव। इसी का नाम है द ओरिजिनल फंक्शन। शायद तुम लोग को ओरिजिनल फंक्शन बोले तो शायद तुम लोग का कुछ पकड़ में आया या नहीं आया। ओरिजिनल फंक्शन हमारा लोग का जीवन में कौन है? y बराबर एफ एक्स ऑलवेज। ओरिजिनल फंक्शन y बराबर एफ एक्स। अब तुम लोग यहाँ से कुछ हल्का फुल्का समझ में आया होगा शायद। और फैमिली ऑफ कर्व्स और इंटीग्रल whenever its derivative is given। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑल एंटी डेरिवेटिव,
इसका मतलब देखो डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं दूसरे भाषा में, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएट। डेरिवेटिव के आगे क्या लगा हुआ है, एंटी। एंटी का मतलब उल्टा, एंटी का मतलब उल्टा, यानी डेरिवेटिव को यदि उल्टा कर दें तो एंटी लग गया, ऑल एंटी डेरिवेटिव। और इसी का दूसरा नाम क्या है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव भी बोलते हैं इसी को। दूसरे भाषा में क्या बोलता है, यहां से बात खुल के आता है देना, द ओरिजिनल फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग किसी फंक्शन को इंटीग्रेशन करेंगे तो जो मिलेगा फंक्शन वही मेरा क्या है, ओरिजिनल फंक्शन है। आप समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि जिस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, देखना ध्यान से, बहुत ही सिंपल है, अभी हल्का से बता दे रहे हैं यहाँ। चलो, ये इंटीग्रेशन का साइन है, फिजिक्स में पढ़ा होगा अभी तक, ये इंटीग्रेशन साइन है। तो मान के चलो ये 2x है, यहाँ ध्यान देना 2x है। तो ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन दिखाई दे रहा है सबको, ये जो फंक्शन है ये एक्चुअल में क्या है, कौन बताएगा? ये स्लोप है। आप समझ में आया? ये स्लोप है, फंक्शन टेंजेंट का स्लोप है। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो भी क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? फंक्शन ऑफ एक्स। अब यदि तुम लोग इंटीग्रेशन इसका जानता होगा तो 2 बाहर निकल गया, फिजिक्स में पढ़ा होगा, x²/2 प्लस c पढ़ा होगा शायद। ये 2 कैंसिल हो गया तो ये बन गया x² + c, y बराबर बना। आप देखो यही तो ओरिजिनल फंक्शन है, y = fx। आप समझ में आया? ओरिजिनल फंक्शन, द ओरिजिनल फंक्शन y = fx। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहें, और द फैमिली ऑफ कर्व्स। यानी फैमिली ऑफ कर्व क्यों कहें इसको, कि जब हम c का वैल्यू रखेंगे 0 तो एगो फैमिली मिलेगा, जब c का वैल्यू 1 रखेंगे तो दूसरा फैमिली मिलेगा, जब c का वैल्यू 3 रखेंगे तो तीसरा फैमिली मिलेगा, और जब c का वैल्यू 4 रखेंगे तो 5वां फैमिली मिलेगा। और जब c का वैल्यू हम रखते जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, फैमिली ऑफ कर्व्स बन जाएगा। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल, हल्का सा, तो c वैल्यू यहाँ ले लो, c = 0, जो आगे हम बताएंगे ही। c = 0 ले लो तो क्या बनेगा, ये कौन बताएगा, x² बना। अब ये बताएगा क्या है, ये अपर अपवार्डेड पैराबोला। समझ में आया? ये अपवार्डेड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स कहाँ पर है, ओरिजिन में है। कहाँ है, ओरिजिन में है। देखो अभी हम बताएंगे, ये देखो ओरिजिन में है। ठीक है, तो सर ये क्या है? ये इसके किसी भी पॉइंट में क्या खींचे हम लोग, टेंजेंट है। अब वही टेंजेंट का फंक्शन, ये भी तो एक्स का ही फंक्शन होगा, वही एक्स का फंक्शन कौन है यहाँ, 2x है। आप समझ में आया? जब 2x को इंटीग्रेशन किए तो क्या मिला, पैराबोला मिला। क्या मिला, पैराबोला। अब यहाँ से c का वैल्यू हम 0 रखे तो ये मिला, और जब c का वैल्यू हम 1 रखेंगे तो ये मिलेगा, सब c का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये मिलेगा, जब c का वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या मिला, जब एक जाति का मिला तो इसी का नाम क्या है, फैमिली, फैमिली ऑफ कर्व। जब एक आदमी होता है तो उसको फैमिली नहीं बोलते हैं, जब उसमें 2-3 मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फैमिली। उसी तरह ये एक रहा तो उसको पार्टिकुलर बोलते हैं, जब उसमें एक ही जाति का सब आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली। मीनिंग समझ में आ गया? इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल फंक्शन। अब यहाँ तुम लोग थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जो हम इंटीग्रेशन करके लाते हैं वही मेरा ओरिजिनल फंक्शन है, और जिसको इंटीग्रेशन करते हैं वो एक्चुअल में क्या है, जल्दी बोलो, स्लोप है। किसका, कर्व का। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया स्लोप और ये हो गया कर्व, तो दोनों मैच किया, यानी ये कर्व में ये क्या है, टेंजेंट का स्लोप। और इसका फोटो जब बनाएंगे तब वहाँ क्लियर नजर आएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्या, ओरिजिनल फंक्शन। इसी को लोग फैमिली ऑफ कर्व बोलो, और इसी को हम लोग कभी कभी क्या बोलेंगे, कभी कभी क्या, हमेशा बोलेंगे इंटीग्रल। यानी इसको हम लोग इंटीग्रेशन किए ना, इसको क्या किए हम लोग, इंटीग्रेशन किए,
तो जो वैल्यू आया इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रल। क्या बोल सकते हैं, किसका, गिवन फंक्शन का, यानी भी किसी फंक्शन का क्या है, इंटीग्रल है। आ रहा पकड़ में, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल। अब डेफिनिट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है या डेफिनिट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरिया ऑफ बाउंडेड कर्व्स। अब इसे क्या पता चल गया, अब यहां इससे हमको क्या मिलेगा, बाउंडेड कर्व मिलेगा। आप समझ आया, जब ये बाउंडेड कर लेगा ना, तब इसके सहायता से हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया। और ये दोनों तुमको अभी ज्योमेट्रिकल मीनिंग में दिखाई देगा। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देख चुके हैं इंटीग्रल कैलकुलस का दो भाग है, एक इंडेफिनिट इंटीग्रल, दूसरा डेफिनिट। ये डेफिनिट हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल का टॉपिक। अब हम लोग पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल। इंटीग्रल, ठीक है। We know that y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 2x। हाँ या ना, सब बोर्ड देखेगा। अब इसको हम एक्स स्क्वायर वो करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, सबको मालूम है। अब यहीं पे दोनों डिफरेंस होगा। देखना, यदि हल्का से तुम लोग से हम पूछेंगे कि यहाँ ओरिजिनल फंक्शन कौन है, जल्दी बोलो, एक्स स्क्वायर। ओरिजिनल फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर। और टेंजेंट का स्लोप कौन है, 2x। आप समझ में आया, यदि यहाँ समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं इंटीग्रेशन। अब देखना, ठीक है। Here x square is called the antiderivative। अब इसका नाम एंटी डेरिवेटिव क्यों हुआ, हो सकता है यहां से तुम लोग समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगला टॉपिक अभी हम बताएंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा। एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव और द ओरिजिनल फंक्शन। आ रहा समझ में, यानी इसी को क्या कहेंगे हम लोग, प्रिमिटिव बोलो, एंटी डेरिवेटिव बोलो या ओरिजिनल फंक्शन बोलो। ओरिजिनल फंक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं, y बराबर एफ एक्स, और इसी का नाम क्या होगा, द फैमिली ऑफ कर्व्स। द फैमिली ऑफ कर्व्स। अब जैसे ये बच्चा को हो सकता है भी समझ में नहीं आता होगा, फैमिली ऑफ कर्व, ये आंख से देखेगा जब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ेगा अभी हम कुछ देर में। और इंटीग्रल ऑफ, देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रल किसका, 2x का। इसलिए यहां लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 2x। ध्यान से देखना, अरे ये 2x भी तो x का फंक्शन है ना, हाँ या ना, पकड़ में आया। 2x भी क्या है, x का फंक्शन है, तो इसको भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना। नहीं समझा क्या, नहीं समझा,
हम लोग जब एक फंक्शन लिखते हैं एफ एक्स, ये तो हमेशा जीवन भर के लिए रह गया। एक फंक्शन एक्स का भी तो आ गया, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एफ। क्या कर दिए, कैपिटल एफ। कोई दिक्कत नहीं। यहां हमको क्या समझ में आया, एक्स को क्या कहेंगे, एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव, ओरिजिनल फंक्शन, या फैमिली ऑफ कर्व, या इंटीग्रल किसका, 2x का। आप देखो यहां के बाद मजा आएगा, बट इतना नजदीक से शायद आप कभी तुम लोग नहीं देख पाएगा इसको। आप बोलो इसका इंटीग्रेशन, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इतना नजदीक से और कभी जीवन में दिखाई नहीं देगा। देखना, क्या होगा, जल्दी बोलो। इसके नीचे लिखना, मेरा जगह नहीं है, ठीक है। क्या होगा, क्या होगा, इसके नीचे लिखना है ना। क्या होगा, जल्दी बोलो, क्या होगा, 2x। लिख लिया सब। अब शायद यहाँ बच्चे को तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन 2x है, इसका डिफरेंशिएशन 2x है, और इसका भी डिफरेंशिएशन 2x है, और इसका भी डिफरेंशिएशन 2x है, और यहाँ डॉटेड कर लिया, यानी और भी फंक्शन हो सकता है जिसका डिफरेंशिएशन 2x होगा, और लास्ट में ये भी बता रहा है कि x स्क्वायर प्लस c का डिफरेंशिएशन 2x है। तो यहाँ शायद हल्का सा दिमाग लगाना है कि इतना सारे फंक्शंस, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी फंक्शंस, इनफिनाइट फंक्शंस हो गया ना। क्या हो गया, सभी का डिफरेंशिएशन एक ही फंक्शन 2x, सबका डिफरेंशिएशन एक। लाजवाब चीज है। इतना ज्यादा, इतना सारा फंक्शंस, इतना सारा फंक्शंस, और सबका डिफरेंशिएशन एक ही 2x, यानी 100 सुनार एक लोहार। कमाल का चीज है, सुन लो। वही तुम लोग को पूछ रहे थे कि तुम लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमको दिखाई दे दिया। इतना सारा फंक्शंस, सबका आंसर सेम 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 एंड सेम, यानी 100 सुनार एक लोहार। मीनिंग समझ में आया। अब इसको यदि उल्टा करेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इतना सारे फंक्शन को डिफरेंशिएशन किए तो एक ही फंक्शन आया, हाँ या ना। तो जब उल्टा होगा, यानी जब इसका इंटीग्रेशन होगा, तो इतना सारा फंक्शन आना चाहिए। आप समझ में आया नहीं समझ में आया, शायद नहीं समझ में आया। जब हम एक ही फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो सबका सब फंक्शन आना चाहिए, तब नहीं ये प्रोसेस सही है। जब हम इतना सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए, एक फंक्शन आया, तो जब एक का इंटीग्रेशन करेंगे तो सब के सब फंक्शन आना चाहिए। अब वो होगा, अभी होगा, ठीक है। तो फिलहाल यहीं तक रहने देता है और आगे अब यहां लिख सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव जो होगा, है ना, ये एंटी डेरिवेटिव हुआ, देखना ध्यान से, एंटी डेरिवेटिव। ये भी एंटी डेरिवेटिव हुआ किसका, 2x का। ये भी एंटी डेरिवेटिव हुआ किसका, ये भी एंटी डेरिवेटिव हुआ किसका, ये भी और ये भी। इसका मतलब क्या हुआ, किसी दिए गए फंक्शन का, ध्यान से देखना, किसी दिए गए फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव एक होगा क्या, दो होगा, क्या होगा,
इनफाइनाइट होगा। आप समझ में आया? इनफाइनाइट होगा इसलिए इसका नाम पड़ गया इंडिफिनिट। इनफाइनाइट होगा इस वजह से इसका नाम पड़ गया इंडिफिनिट, कोई निश्चित नहीं है। पहला टॉपिक समझ में आ गया कि इसका नाम क्यों पड़ा इंडिफिनिट, क्योंकि एक फंक्शन नहीं आएगा, अनेक फंक्शन आएगा और ये रुकने वाला नहीं है, इसलिए इसका नाम पड़ गया इंडिफिनिट। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम द एबव एक्सप्रेशन, फ्रॉम द एबव एक्सप्रेशन we can say that the antiderivative of a given function is infinite। इससे क्या पता चला कि किसी दिए गए फंक्शन का यदि एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे या इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वो नहीं होगा, वो इनफाइनाइट एंटी डेरिवेटिव होगा। और इनफाइनाइट कैसे होगा जो अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे।